मैं अपनी सहेलियों के साथ दुबई के मॉल में घूम रही थी। हम सारी लड़कियां बहुत खुश थीं, हंसी मजाक कर रही थीं। फिर हम वहाँ से फूड कॉर्नर में कुछ खाने के लिए गए। अचानक मैंने वहाँ पर जिसे बैठे हुए देखा, उसे देखकर ही मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। मेरा नाम आकांक्षा है। मुझे मेरे घर वालों से इतना प्यार मिला था कि मैं कुछ ज़िद्दी तरह की हो गई थी। मुझे जो चाहिए था बस चाहिए ही था, जहाँ जाना था बस जाना ही था। मैं माई लाइफ माई रूल्स को फॉलो करती थी। मेरी सारी डिमांड पूरी होती थी। हमारी फैमिली शहर के अमीर लोगों में गिनती की जाती थी। हम बस दो भाई बहन थे। हमें स्कूल से लाने ले जाने के लिए गाड़ी आती थी। मेरे घर में काम करने के लिए आशा आंटी आती थी। वे शुरू से ही लोगों के घरों में साफ सफाई का काम नहीं किया करती थी, बल्कि इसके पीछे भी एक कहानी थी। दरअसल उनका घर हमारी ही कॉलोनी में था। वे अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ पर रहती थी। एक दिन उनके पति को हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया से चल बसे। घर तो उनका अपना था, मगर घर को चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ता है। उनके पति की प्राइवेट जॉब थी, इसलिए उन्हें वहाँ से भी कुछ पैसे नहीं मिले थे। उनके दो बच्चे थे। उनकी बेटी तो मेरी बराबर थी, वे मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ती थी, और बेटा उससे छोटा था। अपने बच्चों को पालने के लिए वे कॉलोनी में ही दो चार घरों में मासी का काम करने लगी थी। मेरी मम्मी ने अपने पहले वाली काम वाली को निकाल कर उन्हें ही रख लिया था, जिससे उन्हें घर चलाने के लिए कॉलोनी से बाहर ना जाना पड़े। उनकी बेटी दिव्या और मैं साथ में ही स्कूल जाते थे। हम उसे भी अपनी गाड़ी में ही बिठा कर ले जाते थे। वे कॉलोनी में जितने भी घरों में काम करती थी, सबकी एक कोशिश रहती थी कि सब उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव ना करें, बल्कि सब ऐसा ही दिखाते थे कि वह भी उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा हैं। मगर मेरी मम्मी उनके साथ कुछ ज़्यादा ही दयालु थी। वे मेरे साथ दिव्या की भी स्कूल फीस भर देती थी, और यूनिफॉर्म वगैरह का भी खर्चा मेरे मम्मी पापा ही उठाते थे। दिव्या पढ़ने में तो मुझसे ज़्यादा तेज़ थी ही, दिखने में भी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वे मेरी पढ़ाई में भी मेरी बहुत मदद करती थी। मेरा होमवर्क भी कर दिया करती थी। घर आकर भी हम दोनों साथ में ही पढ़ा करते थे। मम्मी उसको मेरे पुराने कपड़े भी दे दिया करती थी, और नए कपड़े भी ला कर देती। वे आशा आंटी को भी अपनी नई नई साड़ियाँ दे देती थी। जब पापा कहते कि वे साड़ी तो तुम अभी लाई थी, तो वो कह देती, चलो अगर किसी का भला हो जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। वैसे भी बेचारी ज़रूरतमंद है, उसके बच्चों के सर पर पिता का साया नहीं है। मेरे पापा बस हंस कर रह जाते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और हम दोनों 12वीं क्लास में आ गए थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने स्कूल की छुट्टी की थी। मेरे भैया भी उस दिन स्कूल नहीं गए थे, तो दिव्या पैदल ही स्कूल चली गई थी। शाम को मैंने उसे फ़ोन किया कि मुझे होमवर्क तो बता दोगी। वो बोली, बस मैं आ ही रही थी तुमसे मिलने। जब वह मेरे घर आई तो उसने मुझे होमवर्क बताकर एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। वे बोली कि आज सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी तो हमारी गली के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। वे मुझे देखते ही बोला कि हेलो, कैसी हो आप। मैं इतना सुनकर ही डर गई और तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से भाग गई। जब मैं स्कूल से वापस आई थी तब भी वह वहीं लड़कों के साथ खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अच्छा जी, कल मुझे भी दिखाना उस लड़के को, मैं भी उससे उसका नाम पूछ लूँगी। और इस तरह बात हंसी में टल गई। मुझे आगे के 2 दिन भी फीवर ही रहा और मैं स्कूल नहीं जा पाई। मगर दिव्या मुझे बताती थी कि वह लड़का वहीं गली के कोने पर ही खड़ा रहता है और उसे आते जाते देखता रहता है। जब मेरी तबीयत सही हो गई तो मैं भी स्कूल जाने लगी। मैंने दिव्या से कहा कि चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ पैदल ही स्कूल जाती हूँ। वह लड़का वहीं गली के कोने पर ही खड़ा हुआ था। मैंने उससे वैसे ही जाकर बोला जैसे मुझे दिव्या ने बताया था कि उस लड़के ने उससे बोला था। हेलो जी, कैसे हैं आप, अपना नाम तो बताइए। वह लड़का हंसकर बोला, मेरा नाम कपिल है। और मैंने भी हंसकर बोल दिया कि वाह, बहुत अच्छा नाम है। मगर दिव्या मेरा हाथ खींचकर मुझे वहाँ से ले गई और बोली, क्या ज़रूरत है तुम्हें उससे बात करने की। ऐसा करने से उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। मैंने कहा कि तुम बेकार में ही डर रही हो। वह असल बात क्या होती है ना, जब इंसान गरीब होता है, उसके सर पर किसी बड़े का साया नहीं होता, तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है और वह डरा डरा ही रहता है। मगर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई मुझसे पंगे लेता था तो मैं उससे डबल तिबल पंगे लेती थी, और ये बात उस कपिल को भी समझ में आ गई थी। अब वह हमें रोज़ रास्ते में ही खड़ा हुआ मिलता था, मगर बिना कुछ बोले बस देखता रहता था। थोड़े दिनों बाद ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। मैं अब घर पर ही थी। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे बोली कि हमारी गली में एक नई फैमिली आई है। कुछ दिन पहले उनका सामान ट्रक से उतर रहा था, चलो उनसे मिलकर आते हैं। एक बच्चे अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने कहा, ठीक है चलिए। हम दोनों उनके घर पर आ गए।
बड़ी अच्छी फैमिली थी, हमसे बहुत अच्छी तरह से मिली, चाय नाश्ता भी करवाया। उनकी 2 लड़कियां मेरी उम्र की थीं। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा भी है जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। मैंने देखा कि उनके किचन में आशा आंटी काम कर रही थी। मेरी मम्मी और मैं कुछ देर तक तो वहाँ पर बैठे रहे, फिर घर वापस आ गए। मैंने अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। हाँ, मगर दिव्या ने आगे पढ़ने से मना कर दिया था। वे बोली, मम्मी कह रही हैं कि अब तुम्हारे भाई की भी पढ़ाई का खर्चा बहुत है और मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम अब आगे बढ़कर क्या करोगी? समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन दिव्या मुझसे मिलने घर आई तो बोली कि तुम्हें तो कपिल मिलता रहता होगा। मैंने कहा कि वह मुझे क्यों मिलेगा? वे बोली, तुम तो उनके घर जाती रहती हो। मैंने कहा, मैं कब उसके घर गई? वह जो गली में नई फैमिली आई है वह उन्हीं की तो है। वह उनकी एक बेटी का नाम लेकर बोली कि कपिल भी लता का ही भाई है। मैंने आंखें चौड़ी करके कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो आज तक उसे वहाँ पर देखा ही नहीं। आंटी और दोनों बेटियाँ ही हमारे घर आती हैं, हम भी उनके घर जाते हैं, मगर मैंने कभी भी कपिल को वहाँ पर नहीं देखा। वे बोली, वे कपिल का ही घर है और उसने वे घर अपनी पसंद से लिया है। मैंने सोचा कि आशा आंटी तो वहाँ पर काम करती हैं, उन्होंने ही इसे बताया होगा। उन दिनों मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। मैं ना ही तो किसी के घर जाती थी और ना ही दिव्या हमारे घर आती थी। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। एक दिन मेरी मम्मी ने कपिल की मम्मी से कहा कि मैं अपनी बेटी आकांक्षा के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए। वे फ़ौरन ही बोल पड़ी कि मैं आपसे ही बात करने वाली थी। मेरा कपिल भी अब इंजीनियर बन गया है और मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रही हूँ। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें और कपिल और आकांक्षा की शादी करवा दें। मेरी मम्मी खुश हो गई क्योंकि उन्होंने कपिल को देखा था और वह भी उन्हें पसंद था। उन्होंने घर आकर पापा और मुझे ये बात बताई। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर मेरे पापा और भैया बहुत खुश थे। उन्हें भी कपिल पसंद था। अब बड़ों के बीच में ही सब बातें तय हो गई थी। पहले मंगनी कर देते हैं और 2 साल बाद जब कपिल दुबई से वापस आएगा तो शादी कर देंगे। उसके बाद मेरी और कपिल की एंगेजमेंट हो गई थी। मैंने कपिल की तरफ देखा तो मुझे कुछ खुश सा नहीं लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है तो बताओ। वे बोला कि नहीं, मुझे मेरे काम की टेंशन है। हमारी मंगनी के बाद कपिल दुबई चला गया था, मगर वह बाकी मंगेतरों की तरह नहीं था। उसने ना ही मेरा फ़ोन नंबर लिया था और ना ही कभी मुझे अपना नंबर दिया था। कई बार ऐसा होता था कि मैं उसके घर पर ही होती थी और उसका फ़ोन आता था और उसकी बहनें बताती भी थी कि मैं यहीं हूँ, मगर वह कभी नहीं कहता था कि मेरी बात आकांक्षा से भी करवा दो। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। एक दिन मुझे दिव्या मिली तो मैंने उससे पूछा कि आजकल कहाँ हो, मिलने भी नहीं आती हो। वे बोली, मम्मी मेरी शादी कर रही हैं। एक आदमी है जिसकी बीवी अपने 2 बच्चों को छोड़कर मर गई है। मेरी मम्मी मेरी शादी उससे ही करवा रही हैं। उनका कहना है कि बहुत अमीर है और मुझे खुश रखेगा। तो मैंने उससे पूछा, तुम राज़ी हो इस शादी के लिए? वे बोली, मेरी मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। उन्होंने लोगों के घरों में काम करके हम भाई बहन को पाला है। अब उनका भी हक बनता है कि वे हमारे लिए फ़ैसला लें। मेरी मम्मी का जो फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। और फिर ऐसे ही 1 साल और गुज़र गया। मुझे एक दिन आशा आंटी मिली। मैंने उनसे पूछा कि आंटी, दिव्या ठीक रहती है अपने ससुराल में? वे बोली कि हाँ, वैसे तो ठीक रहती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है जब भी उसका पति उस पर हाथ उठाता है। मैंने पूछा, आप कुछ नहीं कहती? तो वे बोली कि मेरी बेटी अब उसकी ज़िम्मेदारी है, मैं उन दोनों के बीच में क्या बोल सकती हूँ। मुझे बाद में भी दिव्या का ख्याल आ रहा था। मुझे लग रहा था कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। इसी तरह 1 साल और पंख लगाकर उड़ गया। अब मेरी मम्मी कपिल की मम्मी से कहती थी कि कपिल कब आएगा, उसे जल्दी बुला लीजिए, मगर वे गोल गोल बातें करके मेरी मम्मी को टाल देती थी। अब हमें लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। तो एक दिन हम सब कॉलेज की लड़कियों ने साथ में दुबई जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरी मम्मी और भैया ने बहुत मना किया कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने पति के साथ जाना, मगर मेरा तो स्वभाव ही ज़िद्दी था। मैंने भी ज़िद पकड़ ली और दुबई जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे दुबई इसलिए भी जाना था क्योंकि कपिल भी दुबई में था और मुझे उससे भी मिलना था। मैं अपनी सहेलियों के साथ दुबई पहुंच गई। वहां पर घूमते घूमते एक दिन मॉल में मुझे कपिल दिखाई दिया। वे एक लड़की और एक छोटे बच्चे के साथ वहां पर फूड कॉर्नर में बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर उसके पास गई तो वह मुझे देखते ही रह खड़ा हो गया और मुझसे बोला, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं कुछ बोलने ही वाली थी
कि उससे पहले मेरी नज़र उसके साथ बैठी हुई लड़की पर पड़ी। वे कोई और नहीं, दिव्या ही थी। वे तो पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। उसकी गोद में तकरीबन 1 साल का लड़का भी था। मैंने उससे पूछा, दिव्या तुम कपिल के साथ? दिव्या घबरा गई, मगर कपिल ने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ, दिव्या ने मुझसे ही शादी की है। मैंने कहा कि अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैंने दिव्या की तरफ देखकर कहा कि वाह दिव्या, तुम तो बहुत तेज़ निकली। तुम्हारे प्लान में आशा आंटी भी मिली हुई थी। तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। वह बोली, आकांक्षा, इसमें मेरी और मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। कपिल मुझसे प्यार करने लगा था और उसने ही हमसे ये सब झूठ बोलने के लिए कहा था। मैंने कपिल से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरे इतने साल क्यों बर्बाद किए। फिर दिव्या की तरफ आंख मारता हुआ बोला कि मैं तो तुमसे अब भी शादी कर लूँगा अगर तुम दिव्या और मेरे बच्चे को अपना लेती हो। मेरे दिल में तो आ रहा था कि इस धोखेबाज को 4-5 चांटे लगाऊं, मगर फिर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया और दिव्या से बोली कि मुझे शिकायत इससे नहीं तुमसे है। मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। एक बार तुमने मुझे सच्चाई बता दी होती तो मैं खुद तुम्हारी शादी इससे करवा देती। वे बोली, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है कि मेरी मम्मी कपिल के घर में साफ़ सफाई का काम करती थी और हमें पता था कि वे लोग कभी हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए हमने सबसे छिपकर शादी कर ली थी। मैंने सोचा कि चलो, मेरे ज़िद्दी स्वभाव की वजह से मुझे इन दोनों की असलियत तो पता चल गई। मैं अपनी सहेलियों के पास वापस आ गई और फिर उन दोनों को मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने वापस अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया था, मगर मेरा दिमाग बार बार वहाँ से गायब हो जाता था। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कपिल से प्यार था या कोई भी लगाव था, मगर फिर भी उसे इस तरह दिव्या के साथ बैठा देखकर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। मेरा दिल दुख रहा था, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था। मैंने और मेरे घर वालों ने दिव्या को और आशा आंटी को अपनी फैमिली ही समझा था और उन लोगों ने हमारे भरोसे का खून कर दिया था। जब मेरे मम्मी पापा इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वे कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। वे सब मुझे बार बार खाने के लिए कह रही थी, मगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पिज़्ज़ा का एक बाइट लेकर उसे वापस प्लेट में रख दिया था। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मेरे कानों में जानी पहचानी आवाज़ आई, आकांक्षा, मेरी बात सुनो। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर दिव्या खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वे बोली, प्लीज़ मुझे एक बार बात कर लो। मैं वहाँ से उठकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। वह भी मेरे साथ आकर बैठ गई और बोली, आकांक्षा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें तभी सब बताना चाहती थी, मगर मुझे कपिल ने मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी फैमिली कपिल की और मेरी शादी नहीं होने देगी। मैंने उससे कहा कि अब सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने मेरा दोस्ती पर से भरोसा उठा दिया है। मैं तुम पर चाहकर भी यकीन नहीं कर पाऊँगी। जाओ तुम अपनी फैमिली के पास, अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के पास। वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उसे वहीं पर बैठा छोड़कर वहाँ से खड़ी हो गई और अपनी फ्रेंड से जाकर बोला, यहाँ से चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा इतना कहते ही वह सब वहाँ से खड़ी हो गई और हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे। फिर उसके बाद 3 दिन हम वहीं पर रहे और फिर इंडिया वापस आ गए। घर आकर भी मैं बहुत चुपचाप थी। मेरी मम्मी ने मुझसे परेशान होकर पूछा कि क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर उन्हें सारी बात बता दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल हल्का हो गया है। मेरी मम्मी बोली कि चलो अभी मेरे साथ। मैंने कहा, मम्मी कहाँ पर चलना है? वे बोली, मेरी बेटी कोई फालतू चीज़ नहीं है जो उसे ऐसे उठाकर साइड पर रख दिया जाए। मेरी मम्मी मुझे लेकर कपिल के घर चली गई थी। उसकी मम्मी और बहनें मुझे देखते ही खुश हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने जाते ही कपिल की मम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी बोली, बहन जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है? वे बोली, ऐसी क्या बात हो गई, आप साफ साफ बताइए। मेरी मम्मी ने उन्हें पूरी बात बताई तो फिर वह भी हैरान रह गई थी। उन्हें भी कपिल ने अब तक धोखे में रखा हुआ था। वह तो हर बार अपनी नौकरी का बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। उन्होंने मेरी मम्मी और मुझसे कई बार माफ़ी मांगी। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। मेरी मम्मी मुझे वहाँ से लेकर आशा आंटी के घर पहुँच गई थी। आशा आंटी ने बहुत देर बाद तो दरवाज़ा खोला, क्योंकि उन्हें तो दिव्या ने सब कुछ पहले ही फ़ोन पर बता दिया होगा। वे मेरी मम्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच कर ही ऐसा किया था। मेरी मम्मी बोली, मैंने तो दिव्या और आकांक्षा में कभी भी फ़र्क नहीं किया था। मेरे लिए तो ये दोनों बराबर ही थी। फिर तुमने ऐसे कैसे कर दिया? उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वे गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी।
मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने कम से कम एक बार तो मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही उन दोनों की शादी करवा देती। इन सब में नुकसान तो मेरी बेटी का ही हुआ है, इसी किस बात की सज़ा मिली है। आशा आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ऊपर वाला करे तुम्हारी शादी कपिल से भी ज़्यादा अच्छे लड़के से हो। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई लड़कों की कमी थोड़े है, मगर हमें इस बात का दुख है कि तुम लोगों ने हम सबको धोखे में रखा। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी घर चलिए, जो होना था हो गया है। मम्मी और मैं घर वापस आ गए। हमें इस बात का दुख तो हुआ था, मगर समय हर ज़ख्म को भर देता है। मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से की थी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए।